एनिमे के स्टार्टिंग में हम एक वॉर का सीन देखते हैं जहाँ पे कि दो किंगडम्स आपस में लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर हम आना नाम के बंदे को देखते हैं जो कि महल के अंदर बढ़ते ही जा रहा था। अपने बीच में आते हुए वो सारे बंदों को खत्म कर देता है। तो उसी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उस जगह से क्रोन प्रिंसेस को सही सलामत उस जगह से बाहर निकाल कर उस बंदे के सामने खड़े हो जाते हैं। उसके साथ फाइट करने के लिए हम देखते हैं कि आर्नल्ड और कोई नहीं बल्कि कान एम्पायर का राजा है और उसी के अगेंस्ट में हम रेश नाम की बंदी को भी देखते हैं। इसके बाद उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं कि आर्नल्ड बड़ी आसानी से उन सारे लोगों को मार देता है। यहाँ जब रेश उसके ऊपर अटैक करती है तो वो बंदा बड़ी आसानी से उसकी स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है। इसके बाद जैसे ही वो उस लड़की को मारने वाला था वहाँ पर उसका दोस्त आकर अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेता है रेश को बचाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा रेश को भी नहीं बख्शता और वो उसे भी मार देता है। इसके बाद रेश मरने से पहले सोचती है कि काश अगली जिंदगी में अच्छे से जी पाऊं। इसके बाद हम समय को देखते हैं जो कि वापस से पीछे की तरफ जाने लगता है और इसके बाद हम रीश को देखते हैं जो कि वापस से अपने पास्ट में पहुंच जाती है जहाँ पर कि क्रोन प्रिंस उसकी बेइज्जती करते हुए उसके साथ अपनी सगाई भी तोड़ देता है। लेकिन वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि रीश को इस बार कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो उस चीज को एक्सेप्ट करती है और उस जगह से जाने लगती है और अब हमें पता चलता है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो अपनी 6 लाइफ्स को जी चुकी है। इसके बाद वो हमें ये भी बताती है कि उसकी पहली लाइफ में जब क्रोन प्रिंस ने उसके साथ सगाई तोड़ी थी, इसके बाद वो अपने घर पहुंची थी जहाँ पर कि उसके घर वाले भी उसे वापस से एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वो चलते चलते एक ग्रुप से टकराती है जो कि असल में व्यापारियों का ग्रुप होता है और उनका बिजनेस काफी ज्यादा लॉस में चल रहा होता है। हम उन सबके लीडर को देखते हैं, उसका नाम टॉली होता है। वो उसे यहाँ पे सहारा देता है और उससे बताता है कि अगर उसके पास वाकई में जिंदगी में जीने के लिए कोई भी होप नहीं बची है तो तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। इसके बाद वो रेश को बिजनेस के बारे में काफी कुछ सिखाते हैं और अब हम देखते हैं कि वो काफी अच्छी बिजनेसमैन भी बन चुकी थी। इसी दौरान वो काफी ज्यादा कंट्रीज को भी घूम चुकी थी, सिर्फ एक कंट्री को छोड़कर। लेकिन अफसोस उससे पहले वो वॉर में मारी जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो वापस से अपने एंगेजमेंट वाले दिन में पहुंच चुकी है, यानी कि वो अपने पास्ट में चले गई। उसे लग रहा होता है कि शायद ये इसकी दूसरी जिंदगी जीने की एक नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। इसके बाद वो उस जगह से चले जाती है, लेकिन इस बार वो अपने साथ कुछ कीमती सामान लेकर जाती है घर से। जब वो रास्ते में पहुंचती है तो वो देखती है कि अफसोस उन व्यापारियों का ग्रुप कब का निकल चुका है, यानी कि वो वहां पहुंचने में लेट हो चुकी है। वो अपने सामान को चेक करते है तो वहाँ पर उसे एक मेडिकल वाली किताब दिखती है, तो वो डिसाइड करती है कि क्यों ना वो मेडिसिन के ऊपर स्टडी करे। इसके बाद वो काफी अच्छी डॉक्टर भी बन जाती है। इवन की वो अपनी मेडिसिन से नॉर्थ के प्रिंस को भी उसकी काफी रेयर डिसीज से बचा लेती है। बट अफसोस एक बार फिर से वो वॉर में मारी जाती है। जब वो अपनी तीसरी लाइफ में पहुंचती है तो वो इस बार डिसाइड करती है कि वो अपनी मेडिकल की स्टडीज को कंटिन्यू रखेगी। वो यहाँ पर एक बंदे से भी मिलती है जिसका नाम डॉक्टर माइकल होता है और वो एक तरह का साइंटिस्ट था। उसके साथ भी वो काफी ज्यादा रिसर्च करती है, लेकिन एक बार फिर से वो वॉर में मारी जाती है। अपनी चौथी लाइफ में वो सर्वेंट हुआ करती थी और वो नोबल के यहाँ काम किया करती थी। हम देखते हैं कि उस लाइफ में भी वो मारी जाती है और उसकी वो 5वीं लाइफ में वॉरियर थी। बट अफसोस वो अपनी बिल्कुल 6 लाइफ में एक ही रीजन की वजह से मारी जाती है, वो थी वॉर। उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन 5 साल बाद हर बार वॉर में क्यों मारी जा रही है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि रेस इस बार फ्रंट डोर से ना जाते हुए बालकनी की तरफ जाने लगती है, जहां की वो एक बंदे से आकर टकराती है जो कि असल में कोई नहीं बल्कि आर्नल्ड होता है। उसे देखकर रेश काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहती है कि तुम तो आर्नल्ड हो ना, यानी कि कान एम्पायर के राजा। रेश के बातों पर आर्नल्ड काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि वो तो पहली बार इस कंट्री में आया, आखिर उसे मेरा नाम कैसे मालूम है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रेश उसे वहाँ पर ग्रेट करती है, जिस पर वो बताता है कि वो कोई राजा नहीं है बल्कि उसका बाप जिंदा है और वो सिर्फ एक राजकुमार है। यहाँ हम रेश को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरे हुए थे। आखिर वो डरेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि आर्नल्ड ने उसको लगभग 6 लाइफ तक मारा है और उसका मौत का रीजन है भी तो वही। इसके बाद वो वहाँ पर आर्नल्ड से माफी मांगती है और कहती है कि उसने अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर चुकी है। इसके बाद वो बालकनी से नीचे कूद जाती है। उससे देखकर आर्नल्ड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगता है इसके ऊपर। इसके बाद वो अपने बंदे को कहता है कि जल्दी से उसका घोड़ा तैयार करो। यहाँ हम रेश को देखते हैं जो कि जब घर पहुंचते हैं तो वो नोटिस करती है कि उसके घर के बाहर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा है और वहाँ पर वही क्रोन प्रिंस उसका इंतजार कर रहा है जिसने कि उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ी है। वो वहाँ पे रेश को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, ये कहते हुए क्या वो वाकई में मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने सगाई तोड़ दी। जिस पर रेश कहती है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि वो
उससे ज्यादा अच्छा डिजर्व करती है। उसकी बातों पर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। वो क्राउन प्रिंस यहाँ पर उससे माफी मांगने के लिए कहता है, जिस पर कि रेस साफ इनकार कर देती है। वो उससे कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, और यहाँ वो खुद ही उस जगह से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर उसे रोक देता है, जिसे देखकर रेस को अपने आसपास डेंजर महसूस होता है। इसलिए वो उस गार्ड की तलवार पकड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश करती है आर्नल्ड के अटैक से। उसकी ऐसे स्किल को देखकर आर्नल्ड उससे कहता है कि मुझे पहले ही शक हो चुका था कि तुम जरूर वॉरियर तो होंगी, वैसे तुमने ऐसी स्किल्स कहाँ से सीखे? जिस पर की रेस उसे बताती है कि काफी बड़ा सीक्रेट है। यहाँ हम उस क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि यहाँ पर आर्नल्ड के ऊपर चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि वो है कौन जो बीच में आ रहा है। जिस पर की रेस उसे बताती है कि तुम भूलो मत, असल में ये गान एम्पायर का राजकुमार है, तुम उससे ऐसे बदतमीजी से बातें नहीं कर सकते। अब जिस पर की क्राउन प्रिंस शांत हो जाता है, क्योंकि यहाँ लोग बातें करने लगते हैं कि वो कितना ज्यादा क्रूअल माना जाता है। इवन के सारे किंगडम के लोग उससे डरते हैं। रेस को भी मालूम था कि ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसने उसे हर उसकी पिछली लाइफ में मारा था। बट उसे ये समझ में नहीं आया था कि आर्नल्ड आके यहाँ पे आया किस लिए। जिस पर कि आर्नल्ड नीचे झुक जाता है और वो यहाँ पर रेस से उसका हाथ मांग रहा होता है। वो उसे यहाँ पे शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है। उसकी बातों पर हम देखते हैं कि रेस काफी ज्यादा हैरान होती है। वो उससे पूछती है ये कोई मजाक है? जिस पर आर्नल्ड बताता है कि बिल्कुल नहीं, मैं सीरियस हूँ। और उसकी बातों पर बाकी के सारे लोग भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। रेस सोच रही होती है कि यही तो उसकी मौत का कारण था और इस टाइम पर वो उसका हाथ मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर वो आर्नल्ड को रिजेक्ट कर देती है। तभी उस जगह का राजा भी आ जाता है, यानी कि उसी क्राउन प्रिंस का फादर। वो वहां आकर अपने बेटे के सर को जमीन में पटकता है। वो रिस से माफी भी मांगता है कि उसने एंगेजमेंट तोड़ दी, लेकिन वो यहाँ पे रिस से कहता है कि वो आर्नल्ड के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो ये उनकी कंट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसकी बातों पर आर्नल्ड उससे कहता है कि वैसे छोटी सी बात से हमारी और तुम्हारी कंट्री के बीच के रिश्ते तो खराब नहीं होंगे, लेकिन अगर रिस शादी के लिए मना कर देगी शायद तब कुछ हो सकता है। ये कहते हैं वो उस जगह से चले जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रेस उससे अकेले में बात करने के लिए आई होती है। वो आर्नल्ड से पूछती है कि आखिर वो उसके साथ शादी क्यों करना चाहता है। जिस पर आर्नल्ड से बताता है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था वो उससे पहले ही नजर में प्यार कर बैठा। उसकी बातों पर यहाँ पर रेस को शक हो रहा होता है। वो सोच रही होती है कि अगर ये सब कुछ उसके साथ पहली लाइफ में हुआ होता तो शायद वो आंखें बंद करके उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन इस बार वो बिल्कुल सोच समझ के कदम उठाएगी। वो यहाँ पे सोचती है कि उसकी हर लाइफ में मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ आर्नल्ड था, लेकिन अगर वो इस लाइफ में वॉर होने ही ना दे तो यहाँ पर वो आर्नल्ड के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, सिर्फ कुछ शर्तों में। सबसे पहली शर्त तो ये कि वो उसकी फैमिली के साथ नहीं रहेगी। दूसरी तरफ वो महल में जो करना चाहेगी आर्नल्ड कभी भी सवाल नहीं करेगा, उसकी मर्जी है वो कैसी भी जिंदगी जिए। और तीसरी शर्त ये कि वो बिना मेरी मर्जी के मुझे नहीं छू पाएगा। आर्नल्ड उसकी सारी शर्तों पर एग्री हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन वो आर्नल्ड की कंट्री की तरफ बढ़ने लगता है। अपने सफर के दौरान यहाँ पर आर्नल्ड ऐसे उसके नजदीक आता है तो रेस डर जाती है। वो स्वार्ड बाहर निकालकर उससे दूर रहने के लिए कहती है, तो आर्नल्ड उससे कहता है कि वो बस उससे अपनी स्वार्ड मांग रहा है। यहाँ पर उसके स्वार्ड को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि हर लाइफ में इसी स्वार्ड ने उसे मारा था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर आर्नल्ड उससे कहता है कि वाकई में सोते हुए भी तुमने पहचान लिया कि कोई तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है, यानी कि तुम्हारी एबिलिटी सेंस करने की वाकई में काफी ज्यादा तेज है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुमने ट्रेनिंग ली कहाँ से? यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि रिस के शर्त के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्नल्ड रिस को उसे बिजनेसमैन के साथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर रिस काफी ज्यादा खुश थी कि वो अपनी पहली लाइफ के बंदे से मिल सकते हैं, जिसने कि उसे बिजनेस के बारे में इतना कुछ सिखाया। वो इस लाइफ में भी उसके साथ अपने रिलेशंस को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहती है। तभी अचानक से उनके ग्रुप के ऊपर कुछ ग्रुप अटैक कर देता है, जिसे देखकर आर्नल्ड भी बाहर निकलकर लड़ाई करने के लिए निकल जाता है उस गैरेज में रेस को लॉक करते हुए। जिस पर कि रेस बाहर निकलकर देखना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। वो अपने बालों से हेयर पिन निकालकर ताले को खोल देती है। जैसे वो पार पहुंचते हैं तो आर्नल्ड ने उन सारे लोगों को हरा चुका था। वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि आर्नल्ड इतने ज्यादा गुस्से में, बट तभी भी वो उन लोगों की जानों को बख्श देता है। ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि क्या वाकई में ये वही बंदा है जो कि पिछले लाइफ में लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा था। वेल हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जिन गुंडों ने उनके ऊपर
अटैक करा था, उनकी स्वाद में असल में एक तरह का पॉइजन लगा हुआ था, जिस वजह से उनके यहाँ के काफी ज्यादा सिपाही पैरालाइज हो चुके थे। अपने लोगों की ऐसी हालत को देखकर आर्नल्ड डिसाइड करता है कि वो वापस से पीछे जाएंगे और आसपास के गाँव से मदद मांगेंगे, लेकिन ये चीज करने से उनका भी काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पर रिस सामने आती है और कहती है कि मैं इन लोगों को ठीक कर सकती हूँ। यहाँ वो आसपास के घास पत्ती को उठाकर उनसे एक दवाई तैयार करती है। वो उन लोगों से कहती है कि इससे तुम्हारे पॉइजन का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिस पर कि वो लोग उसके ऊपर यकीन करने से हिचकिचा रहे होते हैं, जिस पर कि रिस अपने हाथ को उसी पॉइजन से काट देती है और उसके ऊपर वो एंटीडोट लगाती है। वो उन्हें ये भी बताती है कि देखो हुआ मुझे कुछ भी, उसकी बातों पर यकीन करते हुए उन सारे कार्ड्स के जख्मों पर लगा देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ वो रिस को नोटिस करता है जो कि फूलों के साथ खेल रही होती है, जिसके बाद आर्नल्ड उसके पास आता है और कहता है कि वैसे तुमने ताला कैसे खोला, मैंने तो तुम्हें बंद करा था ना। यहाँ पर रिस याद करती कि उसके पिछले लाइफ में जब वो सर्वेंट हुआ करते थे तो उसके मास्टर हर बार अपने आप को कमरे के अंदर बंद करते थे, जिस वजह से उसे ये सीक्रेट ट्रिक सीखनी पड़ी। यहाँ बाहर जब रिस कोई भी जवाब नहीं देती है तो आर्नल्ड काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर रिस कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो हर बार उसे अपनी नई नई स्किल्स से इम्प्रेस कर देती है। इसके बाद आर्नल्ड यहाँ पर रिस को बताता है कि तुम्हारी दी गई दवाई वाकई में काम आए, और इसके बाद वो उसको थैंक्स भी कहता है, ये कहते हुए कि वो अपने साथियों की काफी ज्यादा चिंता करता है। माना कि वो सिर्फ एक गार्ड्स है लोगों की नजर में, बट मेरी नजर में वो ऐसे लोग हैं जिन्हें की मैंने सहारा दिया है। कहीं ना कहीं वो मेरी लाइफ में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उन्हें हमेशा अपने भाइयों की नजरों से ही देखता हूँ। उसकी बातों पर रिस बहुत हैरान होती है और सोचती है कि लगता तो नहीं है कि ये वही बंदा है जिसने की वॉर में इतने सारे बेकसूरों को मारा था। आखिर आर्नल्ड करना क्या चाहता है। यहाँ वो उससे पूछती है कि वैसे क्या तुम्हारी फैमिली वाले हमारी मैरिज के लिए तैयार है, जिस पर आर्नल्ड से बताता है कि क्यों नहीं, उन्हें तो ऐसी लड़की चाहिए थी जो रॉयल फैमिली की भले ही हो बट घर का काम काज भी संभाल सके। उसकी बातों से हम देखते हैं कि रिश कितनी ज्यादा एक्साइटेड जाती है क्योंकि उसे ऐसी लाइफ जीनी थी। यहाँ फाइनली काफी दिनों के सफर के बाद हम देखते हैं कि वो आर्नल्ड की कंट्री में पहुंच जाते हैं, और वो जगह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह थी क्योंकि उनकी कंट्री अपने नेचुरल रिसोर्सेज में काफी ज्यादा रिच थी, इसलिए वो जगह भी बहुत ज्यादा डेवलप थी। और ये बची हुई आखिरी कंट्री थी जिसे कि वो अपनी पिछली 6 लाइफ तक नहीं देख पाई। यहाँ महल के बाहर पहुंचते ही आर्नल्ड उसे बताता है कि उसका वेला अभी तक तैयार नहीं हुआ है, यानी कि वो काफी ज्यादा गंदा पड़ा हुआ है, तो तुम्हें आज गेस्ट रूम में ही सोना पड़ेगा। रिश उससे कहती है कि ये सब कुछ काम मेरे ऊपर छोड़ दो। एज अ हाउस वाइफ मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे घर को चमकाऊं। इसके बाद वो महल के कोने कोने को चमका देती है अपनी सफाई के स्किल से, जो कि उसने एज अ सर्वेंट अपनी लास्ट लाइफ में जिया था। यहाँ वो पानी लेने के लिए बाहर जा रही होती है, जहाँ वो सोच रही होती है कि मुझे कुछ भी करके आर्नल्ड को उसके फादर से दूर रखना होगा, क्योंकि पिछली सारी जिंदगी में आर्नल्ड ने सबसे पहले अपने पापा को मारा था और उसके बाद पूरी कंट्री में वार छेड़ दी थी। यहाँ रिश जब आगे पहुंचते तो वहाँ पर वो कुछ मेट्स को देखते हैं जो कि एक मेट को बुली कर रहे होते हैं जिसका नाम एल्सी होता है। रिश उसे देखकर उसके पास आती है, उसे उठाने लगती है, जिसे देखकर बाकी के मेट्स उसकी बेइज्जती करने लगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि रिश कौन है, और वो भी उसे वहाँ का एक सर्वेंट ही समझ रहे होते हैं। रिश उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है, इवन कि वो यहाँ पर एक बात प्रिडिक्ट करती है कि कल बारिश होने वाली है तो तुम कपड़े मत सुखाना, जिससे कि उन मेट्स को लग रहा होता है कि वो फालतू में ही बोल रही है, और इसके बाद वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उस जगह से चले जाती है। अगले दिन जैसा रिश ने प्रिडिक्ट करा था बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ शाम के टाइम हम रिश को देखते हैं जो कि बालकनी में खड़ी होती है। वो सोच रही होती है कि मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस टाइम पर उस कंट्री में जहाँ मैं अपनी सारी लाइफ में नहीं पहुंच पाई। तभी उसे उस जगह में आर्नल्ड की मौजूदगी महसूस होती है। इसके बाद वो उसे बाहर निकलने के लिए कहती है, जिस पर कि आर्नल्ड बाहर आ जाता है और उसे ज्वाइन कर लेता है। वो रिश की ऐसी स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। यहाँ पे रिश उसे बता रही होती है कि तुम जानते भी हो तुम्हारी कंट्री कितनी ज्यादा खूबसूरत है, मैंने आज से पहले इतनी डेवलप कंट्री कभी नहीं देखी। आर्नल्ड उसकी बातों पर काफी ज्यादा हैरान होता है, तो रिश उसे बताती है कि ये वही कंट्री है जिसको कि मैं हमेशा से घूमना चाहती थी। लेकिन यहाँ आर्नल्ड तो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो उससे कह रहा होता है कि तुम्हारी ऐसी स्किल्स की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम तो रॉयल फैमिली से आते हो, तभी भी तुमने इतनी सारी चीजें कहाँ सीखी? क्योंकि जितना कि मैंने सुना है कि सारी लड़कियां सिर्फ घर का काम काज करती है और बच्चे कच्चे संभालती है। उसकी बातों से रिश को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे कि बचपन में उसकी मॉम उसे सिखा रही होती है कि वो लड़कियां है, उनका फ्यूचर सिर्फ यहीं पर है कि वो किसी अमीर बंदे से शादी करे और उनके घर काज को संभाले। यहाँ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे कि रिश उससे कह रही होती है कि बस मैं इसी सोच को तो बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से
सीखूं, और वैसे भी मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती हूँ। अपनी सेफ्टी एटलीस्ट मैं खुद से कर सकूँ, ये भी तो काफी बड़ी बात है। अन्ना उसके सब फैसलों पर एग्री होता है। इसके बाद वो उसके गालों को छूता है और कहता है कि वो जो करना चाहती है कर सकती है। मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। रेश को उसकी सारी बातें झूठी लग रही होती है। वो सोच रही होती है कि सिर्फ आनल दिखावा कर रहा है। इसके बाद आनल जगह से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो उससे एक बात कहता है कि आज मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा तुम्हें छूने का, इसलिए जो चीज तुम मुझसे मांगोगी तुम ले सकती हो। रेश उसकी बातों पर वाकई में काफी ज्यादा हैरान होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मॉर्निंग में आनल का असिस्टेंट उससे मिलने के लिए आया होता है, जिस पर कि रेस कपड़े बदलकर उसके लिए दरवाजा खोलते हैं। यहाँ पर असल में उसका असिस्टेंट, उसका नाम ओलिवर होता है, वो यहाँ पर उसे एक लिस्ट पकड़ाता है। उसमें गेस्ट की लिस्ट लिखी होती है। ओलिवर उस जगह से जा रहा होता है, लेकिन रेस उससे पूछती है कि वैसे तो तुम आनल के साथ लगभग 10 सालों से काम कर रहे हो, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर आनल मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। लेकिन इसका रीजन तो ओलिवर को भी नहीं पता था। वो उससे कहता है कि शायद वो वाकई में तुमसे प्यार करता हो। रेस काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद वो आनल के ऑफिस में पहुंचती है, जहाँ पर कि वो उससे कहती है कि वो अपने लिए अपनी कुछ प्राइवेट मेट्स को चुनना चाहती है खुद से, जिस पर कि आनल उससे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो। इसके बाद वो उसके सामने एक चीज रिवील करता है कि आज वो अपने कास्टल में एक तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। उस पार्टी में वो सारे गेस्ट को हम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में बताने वाले हैं। तुम्हें इस चीज से कोई दिक्कत तो नहीं है। जिस पर रेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि कोई नहीं। यहाँ वो उससे ये भी कहती है कि वो पार्टी में उसे ऐसा वाइफ ट्रीट भी कर सकता है, और वो उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए दे दिया। ये कहते हुए कि उसने ग्लव्स पहने हुए हैं तो वो उसे छू सकता है। थोड़ी देर बाद सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी पार्टी के लिए। मेहमान भी पहुंच चुके थे और वहाँ पर रेस और आनल भी एंट्री लेते हैं। तभी उन गेस्ट में से एक बंदा अपनी बेटी का हाथ आनल को दे रहा होता है, जिस पर कि आनल साफ रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए उसने अपनी फ्यूचर वाइफ ढूंढ चुकी है। इसके बाद वो उन सारे लोगों के सामने रिवील करता है कि रेश उसकी होने वाली बीवी है, जिसकी बातों से सबको शौक लगता है। आनल को ऐसा कहता हुआ देखकर रेस उससे पूछती है कि क्या तुम नोबल्स को डराने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर आनल उससे कहता है कि मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि सबको अलर्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरी वाइफ और पार्टी के दौरान तुम्हें कोई छेड़ ना सके। वैसे भी तुम्हारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मैंने जो ली हुई है। रेस उससे कहती है कि उससे सबसे ज्यादा डर तो तुमसे लगता है, क्योंकि वो इस पूरी दुनिया में सबसे लड़ सकती है सिवाय उसको छोड़कर। जिस पर कि आनल उससे कहता है कि वो अपनी सीक्रेट टेक्निक रेस को सिखा सकता है। जिसकी बातों को सुनकर रेस काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है कि अगर ऐसा हुआ तो शायद आने वाली लड़ाई में वो अपने आप को आनल के उन मूव से बचा सकती है जिससे कि वो हर बार मारी गई थी। तभी उस जगह में गाना भी बजने लगता है, जिसे देखकर आनल वहाँ पे रेस को उसके साथ डांस करने के लिए कहता है, जिस पर कि रेस भी एग्री हो जाती है, क्योंकि वो इस लाइफ को यूं ही बर्बाद तो नहीं कर सकती, इसलिए वो भी इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती थी। उन दोनों का डांस शुरू होता है, जिसे देखकर नोबल्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो दोनों के दोनों ही डांस में काफी ज्यादा अच्छे भी थे। इवन कि उसे डांस करता हुआ देखकर रेस अपनी पिछली लाइफ को याद करने लगते है, जहाँ पे कि आनल ने उसे मारा था। यहाँ वो उससे लीड रोल ले रही होती है डांस में, लेकिन आनल उसके हर अटेम्प्ट्स को फेल करते रहा था। उनका डांस खत्म होता है, जिसे देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये लोग डांस करते टाइम किसी तरह का कंपटीशन कर रहे हैं। पार्टी चलती रहती है पूरी रात, जहाँ पे कि आनल अब बाकी नोबल्स के साथ बिजी हो जाता है बातचीत करने में। यहाँ हम रेश को देखते हैं, जिसके पास कुछ नोबल वुमेन्स आती है। वो यहाँ पर रेस को उसके डांस के लिए काफी ज्यादा तारीफ करती है, और यहाँ पर उनमें से एक लेडी रेस को एक ड्रिंक देती है पीने के लिए। रेस इस ड्रिंक को लेती है और उसे सूंघकर पता चल जाता है कि इसमें इन लोगों ने लाल मिर्च डाली हुई है, लेकिन वो उन लोगों का थैंक्स करते हुए उस वाइन को पी जाती है, जिसे देखकर उन लोगों को काफी ज्यादा हैरानी होती कि वो आखिर कैसे इतनी आसानी से इस ड्रिंक को पी सकती है। जैसा कि उनका प्लान फेल हो चुका था, तो वो उस जगह से चले जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद रेस उसी ड्रिंक को पी रही होती है। उस जगह में आनल उससे आता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ये जानते हुए भी कि उस ड्रिंक में लाल मिर्ची मिली हुई है, तभी भी वो उसे पी रही है, वो इस ड्रिंक को फेंक क्यों नहीं देती है। रेस बताती कि वो इस ड्रिंक को वेस्ट नहीं करना चाहते है, जिस पर कि आनल खुद उस वाइन को पी जाता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि डांस के दौरान मुझे लगता है कि शायद तुम किसी और के बारे में सोच रही थी, है ना। जिस पर कि रेस बात बदल देती है, ये सोचते हुए कि वो आनल को उसके सच के बारे में नहीं बता सकती। यहाँ वो उससे पूछती है कि तुम्हारी नेक में मैंने किसी तरह का स्कार देखा था, जिस पर कि आनल काफी ज्यादा शॉक होता है और उसे वो निशान दिखाता है और कहता है कि वाकई में मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम इस स्कार के बारे में कैसे जानती हो, क्योंकि मेरे लाइफ में सिर्फ गिने चुने लोगों के इस बारे में पता है। जिस पर कि
रिस उससे पूछती है कि वैसे तुमने मुझे ये नहीं बताया कि आखिर ये चोट तुम्हें लगे कैसे थे, जिस पर कि आनल उससे कहता है कि अगर वो ये बात ना ही जाने तो उसके लिए बेहतर रहेगा। ये कहते हुए वो उस जगह से चले जाता है। अगले सुबह हम एल्सी को देखते हैं जो कि अपनी मेड फ्रेंड से बात कर रही होती है, ये कहते हुए कि आज के दिन प्रिंसेस अपनी प्राइवेट मेड्स को चूज करने वाली है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे चुनेगी। तभी उस जगह में डियाना नाम की लड़की भी पहुंच जाती है जो कि उन लोगों को उनके हाथ चलाने के लिए कहती है, ना कि मुंह। यहाँ वो ये कहते हुए चले जाते हैं। दूसरी तरफ रीस डियाना के बारे में बाकी लड़कियों से पूछते हैं तो वो उसे बताते हैं कि असल में वो पहले नोबल फैमिली में रहा करती थी, लेकिन जब उसका परिवार कर्जे में पहुंच गया तो उसे ये जॉब करनी पड़ी। उसकी बातों से रीस हैरान होती है। कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे की सारी मेड्स इकट्ठा हुई होती है। वो वहाँ पे प्रिंसेस के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, यानी कि आर्नल्ड के वाइफ का। वो मेड्स काफी ज्यादा एक्साइटेड थे उसकी वाइफ को देखने के लिए। तभी ओलिवर अनाउंस करता है कि प्रिंसेस आ गई है। जैसे ही रीस उन सबके सामने आकर खड़ी होती है तो वो सारी की सारी मेड्स उसे देखकर चौंक जाती है। यहाँ पर रीस उनमें से गिनी चुनी मेड्स को चूज करती है, जिनमें से एलिस भी होती है, बट उस लिस्ट में डियाना नहीं होती, जिस पर कि वो रीस के ऊपर चिल्लाने लगती है। उससे कहती है कि तुमने सारी की सारी नई मेड्स का नाम ही क्यों लिया है, और मुझे तो इतना सारा एक्सपीरियंस है, तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा। अब जिस पर रीस उसको देखकर उससे कहती है कि अगर उसने एक और बार जबान चलाई तो वो उसे उसकी नौकरी से बाहर निकाल देगी, जिस पर कि डियाना उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। रीस उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे साथ मेड बनकर इसलिए काम करा था क्योंकि मैं तुम सबके कैरेक्टर्स के बारे में जान सकूं। वो यहाँ पर डियाना से ये भी कहते हैं कि ये मानना कि तुम वेल्थी फैमिली से रह चुकी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम औरों के ऊपर हुक्म चलाओ। तुम्हें उनकी कंडीशन के बारे में समझना चाहिए, इवन कि जहाँ पर वो गलती करते हैं उन्हें समझाना चाहिए। और अगर जिस दिन वो ये काम करना सीख गई तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट मेड्स के लीडर में आ जाएगी। तो उसी तरफ डियाना के ऐसे सिचुएशन को देखकर उसके दोस्त आकर यहाँ पर रिस से माफी मांगने लगता है। वो उससे कहते हैं कि प्लीज डियाना को इस जगह से मत निकालना, लेकिन रिस यहाँ पर डियाना को समझाती है कि वो जानती है कि डियाना कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है, बस उसका सिखाने का तरीका अलग है। इसके बाद वो यहाँ पर उससे ये भी कहती कि वो उसे इस जॉब से निकाल नहीं रही है, बल्कि उसे इन सारी मेड्स का टीचर बना रही है। तुम्हें उन्हें सिर्फ घर के काम काज ही नहीं सिखाने हैं, बल्कि पढ़ाई लिखाई भी संभालनी है। अगर वो अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे तो इस जगह से निकलने के बाद एटलीस्ट वो इतने ज्यादा काबिल तो होंगे कि वो बाहर जाकर नौकरी कर सके। हम लड़कियां हैं, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। उसकी बातों का काफी असर होता है डियाना के ऊपर। हम देखते हैं कि इन सारी चीजों को आर्नल्ड भी नोटिस कर रहा होता है। यहाँ रेस डियाना को कुछ किताबें देती है और उसे समझाती है कि वो एल्सी को जाकर पढ़ाए। यहाँ हम देखते हैं कि डियाना उसकी बातों से काफी ज्यादा चेंज हो चुकी थी, इवन कि वो सबसे प्यार से बात भी करने लगी थी। ऐसे जब यहाँ पर रीस को तैयार कर रही होती है वो उससे पूछती है कि वैसे तो वो सिर्फ नॉर्मल से व्यापारी से मिल रही है, आखिर वो इतनी तैयार होने की क्या जरूरत है। रीस कुछ नहीं बताती क्योंकि वो अपने मन में सोच रही होती है कि वो मर्चेंट कोई मामूली मर्चेंट नहीं है, बल्कि पिछली लाइफ में उसने मुझे सहारा दिया था और काफी बड़ा बिजनेसमैन भी बनाया था। जितना कि मुझे पता है ये साल उनके लिए काफी बड़ा मुश्किलदायक था, यानी कि इस टाइम पर वो लोग काफी ज्यादा लॉस में चल रहे होंगे, लेकिन अगर मैं उनकी मदद करूँ तो हमारे बीच के रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। फैन अब हम अगले सीन में यहाँ पर रिस को देखते हैं जो कि टॉली के सामने बैठी होती है। वो टॉली को अपनी वेडिंग के बारे में बता रही होती है कि उसे किस किस तरह की डेकोरेशन चाहिए, लेकिन टॉली उसके साथ काम करने के लिए मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो जिस चीजों को मांग रही है वो उसके पास मौजूद ही नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। रिस उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टॉली उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उस जगह से जाने लगता है, ये कहते हुए कि वो यहाँ 2 रात तक रुकेगा। शाम के टाइम पर रिस को काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है कि आखिर वो टॉली के साथ अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकती है। तब उससे टॉली की बोले हुई बात याद आती है कि वो यहाँ लगभग 2 दिन तक रुकने वाला है, इसलिए उसे आइडिया आता है। रात के टाइम पर हम देखते हैं कि टॉली जब होटल की तरफ जा रहा होता है वो अपने दोस्त से कह रहा होता है कि उसने उस लड़की का डील इसलिए एक्सेप्ट नहीं करे क्योंकि वो लोग उसकी शादी में वो चीजें डेकोरेट नहीं कर सकते हैं जो कि वो कह रही है, और अगर हमने उसकी बातों को एक्सेप्ट भी कर लिया तो हम लोग की लॉस में जाएंगे। यहाँ जैसे ही वो होटल में पहुंचता है तो वहाँ पर वो रेस को नोटिस करता है जिसने कि अपने बालों को कलर किया होता है। उसे देख कर टॉली उसे पहचान लेता है और वो उसके बारे में उससे पूछता है, तो रेस उसे बताती है कि वो हेयर टाइंग मेथड के बारे में उसे सिखा सकती है और उसे ऐसी काफी सारी चीजें भी पता है जो कि फ्यूचर में लोगों को जरूर पसंद आएगी। टॉली यहाँ पे
बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसे लग रहा होता है कि वो किसी नॉर्मल क्लाइंट के साथ नहीं बल्कि किसी बिजनेसमैन के साथ बात कर रहा हो। वो उससे पूछता है कि आखिर उसका इस जगह में आने का असली मकसद क्या है। रिस उसे सब कुछ तो नहीं बता सकते थे, लेकिन वो उससे कहते कि वो यहाँ पर उसके साथ एक बिजनेस करना चाहती है। उसे काफी प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, अगर वो उसके साथ काम करेगा तो वो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। टॉली उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो एक काफी बड़ा एक्सपीरियंस वाला बिजनेसमैन है। वो जानता है कि उन्हें कुछ भी करके सोच समझ के इस कदम को उठाना पड़ेगा। वेल वो रिस से कहता है कि अगर उसका आइडिया काम आएगा और अगर वो एक हफ्ते के अंदर साबित कर देगी तो वो उसके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार। रिस उसकी बातों पे एग्री होती है, उस जगह से जाने लगती है, उसे एक तरह की दवाई देते हुए कि शायद ये उसके दोस्त के काम आएगी जो कि इस टाइम पर काफी ज्यादा नशे में है। यहाँ हम रीश को देखते हैं जो कि घर में पहुंच चुकी थी। वो बालकनी के रास्ते से अपने कमरे में जा रही होती है, लेकिन उस जगह में आनल उसके स्वागत के लिए बैठा होता है। वो रिश से कहता है कि वो जानती भी है वो कितने लेट घर आ रही है। वो ये भी जानता है कि जिससे वो मिलने के लिए गई थी उनकी कंपनी ने तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए साफ इनकार कर चुका है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ये जानते हुए कि तुम किसकी वाइफ हो। जिस पर कि अब वो यहाँ पे रिश के नजदीक आना लगता है, जिसे देखकर रिश काफी ज्यादा डर जाती है। आनल उससे कहता है कि उसका मकसद उसे रोक टोक का नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि अगर वो इस जगह से बाहर जा रही है तो एटलीस्ट उसे बता के जाए या फिर मुझे भी अपने साथ ले जाए। रिश उससे कहती कि क्यों, तुम्हें इस बात का डर है कि मैं तुम्हारी यहाँ की रेपुटेशन को खराब कर दूंगी। आनल उससे कहता है कि बिल्कुल नहीं, उसे इस चीज से तो फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, वो है तुम्हारी सेफ्टी। मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए आज के बाद तुम मुझे अपने सारे बिजनेस के बारे में बताओगी। अब यहाँ थोड़ी देर बाद रिश ने उसके लिए डिनर बनाया होता और वो खाना खाते टाइम एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ रिश उसे सब कुछ बता रही होती है कि उसने क्या शर्त रखी है उसके सामने, लेकिन उसे इस काम के लिए आनल की मदद चाहिए होगी। आनल उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास वाकई में कोई प्रोडक्ट है जिसके साथ तुम बिजनेस करना चाहती हो। रिश बताती है कि वैसे तो उसके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स है, बट मुझे नहीं मालूम कि क्या वो पॉपुलर होंगे भी या फिर नहीं। इससे पहले मुझे उस प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ रिसर्च करनी होगी, लेकिन इस काम के लिए सिर्फ उसके पास एक हफ्ता ही मौजूद है। यहाँ वो नोटिस करते हैं कि आनल काफी ज्यादा अच्छे मूड में है। यहाँ पर आनल उससे कहता है कि उसे जो करना है वो करे। इसके बाद वो उस जगह से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो उसे अपने भाई के बारे में बताता है कि वो उससे दूर ही रहे तो बेहतर रहेगा। जिस पर कि रिश उसका कारण पूछते है तो आनल उससे कहता है कि वो ना ही जाने तो सही रहेगा। वेल इसके बाद रिश उसके भाई के ऊपर ध्यान ना देते हुए अपने बिजनेस के बारे में रिसर्च करने लगती है, क्योंकि उसके पास लगभग एक ही हफ्ता मौजूद था। वेल जब वो यहाँ पे गार्डन में काम कर रही होती है तभी अचानक से वो एक बंदे को नोटिस करती है उसके खेत में पड़ा हुआ। रिश उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गार्ड्स उसे रोक देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बंदा खड़ा होता है, उसका नाम थियोडोर होता है। वेल वो यहाँ पर रिश को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता है। वो उससे ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी होने वाली भाभी हो ना। जिस पे कि रिश उसके पास आती है। यहाँ पर थियोडोर उसके कान में कहता है कि वो उसे इस जगह से बचाने के लिए आया है। रिश काफी ज्यादा हैरान होती है कि उसे वाकई में अपने भाई के रियल नेचर के बारे में मालूम है, बट वो यहाँ पर उससे कहते है कि उसे इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही है, भले ही उसका भाई जैसा भी हो। वेल इसके बाद वो अपने काम काज में लग जाती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि उसके गार्ड्स उसे हर काम पर नोटिस कर रहे हैं। वो यहाँ पर उससे पूछते कि क्या आनल ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि वो मुझे उसके छोटे भाई से दूर रखे, जिस पर कि वो लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ रिश का इस टाइम पर सबसे बड़ा काम सिर्फ उसे उसके बिजनेस को लेकर था टॉली के साथ, इसलिए वो उस काम पर लग जाती है। यहाँ रास्ते में वो आनल को नोटिस करती है जो कि अपने गार्ड के साथ बहस कर रहा होता है। वो उससे कह रहा होता है कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा आम जनता को बचाना, क्योंकि नोबल्स के पास तो उनके पहले से बॉडीगार्ड्स मौजूद होते हैं। जिस पर कि वो बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये राजा का ऑर्डर है, लेकिन आनल उससे कहता है कि मैं मना कर रहा हूँ ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। उसकी बातों से वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ आनल यहाँ पे रिश को नोटिस करता है और उसे देखकर वो अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। वो यहाँ पर उस बंदे को प्यार से समझाने लगता है। दूसरी तरफ इन सारी चीजों को नोटिस करते हुए रिश को याद आता है कि उसने यहाँ पर आनल की लाइब्रेरी में किताब में पढ़ा था कि आनल ने काफी ज्यादा पॉलिसीज गरीब लोगों के लिए बनाए हुए हैं, जो कि मिडिल क्लास और बाकी नीचे वाली क्लासेस को मदद करते हैं, जैसे कि उनके ऊपर काफी कम टैक्सेस लगाना। रिश काफी ज्यादा हैरान होती है उसके ऐसे बिहेवियर पर, क्योंकि जिस आनल के बारे में वो जानती है वो तो ऐसा था ही नहीं कभी। वेल इसके बाद वो रात के टाइम पर जब अपने कमरे में पहुंचती है तो उसे एक लेटर दिखाई देता है जो कि थियोडोर ने उसके लिए लिखा होता है। उसमें लिखा था कि वो अगर आनल का एक काफी पुराना सीक्रेट जानना चाहती है तो वो उससे मिलने के लिए आए। अब उसकी बातों पर रिश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है उस सीक्रेट के बारे में जानने के लिए। रात के टाइम पर वो उसी लोकेशन में
आती है जहाँ पर कि थिएटर ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। थिएटर उसके पास आता है और कहता है कि वो जानती भी है वो किस बंदे के साथ रह रही है। आनंद तुम्हारे लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता आने वाले में टाइम पर, तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो बंदा काफी ज्यादा क्रूर माना जाता है। उसका भाई होने के नाते मुझे उसके सारे सीक्रेट्स के बारे में मालूम है कि वो कितनी बेरहमी से लोगों को मार देता है। इवन कि उसने तो अपनी खुद की माँ को भी मार दिया था। और आने वाले टाइम पर जब आनंद का मतलब रिस से निकल जाएगा तो वो उसे भी मार देगा। उसकी बातों से रिस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम था कि आज नहीं तो कल तो उसने मरना ही है। वो उससे कहती कि वो आनंद के बारे में सब कुछ जानती है, पर तभी भी वो उसके साथ ही रहना चाहती है। रिस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस जगह में आनंद भी पहुंच जाता है। उसने उसकी सारी बातें सुन चुकी थी। थिएटर उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। आनंद उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना कहा था ना कि मेरी बीवी से दूर रहना। और इसके बाद वो उस जगह से उसे भगा रहा होता है, जिस पर कि थिएटर कहता है कि मुझे पहले से ही मालूम था, तुम मुझसे कोई बात करना ही नहीं चाहते हो। इसके बाद वो वहाँ पर अपने भाई से माफी मांगता है, लेकिन वो अपने भाई के साथ कुछ देर बातें करना चाहता था, लेकिन आनंद उसे साफ मना कर देता। यहाँ पर रिस उसकी हालत को देखकर आनंद से कहती है कि वो अपने भाई के साथ कुछ देर के लिए बात क्यों नहीं करता है, जिस पर कि आनंद साफ मना कर देता है। उसकी बातों पर थिएटर को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उस जगह से चले जाता है, ये कहते हुए कि तुमने मुझे कभी लायक समझा ही नहीं था। फिर उसके जाने के बाद यहाँ पर आनंद रिस से कहता है कि उसने मना करा था ना कि तुम उसके छोटे भाई से ना मिले। रिस उसे कहते कि मुझे मालूम था, इसलिए तो मैंने तुम्हें लेटर लिखा था कि तुम इस जगह में पहुंचो। वैसे वो उससे कहते कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती थी, जैसा कि तुमने सुना, और मुझे भी मालूम पड़ चुका है कि तुम कितने ज्यादा क्रूर हो लोगों की नजरों में, बट मुझे नहीं लगता, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुमको, तुम वैसे दिल के बुरे नहीं हो। जिस पर कि आनंद उसका गला पकड़ देता है और कहता है कि वो वाकई में क्रूर है, उसने कभी उस वॉर में लड़ते हुए नहीं देखा। जिस पर कि रिस उससे कहती कि मैंने देखा है। इसके बाद वो उसके हाथों मरने के लिए तैयार थी। आनंद उसके गले को छोड़ देता, ये कहते हुए कि वो किसी ऐसे बंदे को नहीं मारना चाहता जिसकी आंखों में मौत का डर ही ना हो। यहाँ पर रिस उससे कहती है कि जानते हो मुझे मौत से डर क्यों नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने सपनों में काफी बार मर चुकी हूँ और मैं डर का सामना करना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती तो तुम्हारी ट्रू नेचर को देखकर कब का इस जगह से भाग चुकी होती, बट मैं वाकई में तुम्हारी वाइफ बनकर ये साबित करना चाहती हूँ कि तुम बुरे नहीं हो दिल से। उसकी बातों से आनंद काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद वो वहाँ पर किस कर देता है। फिर अगली सुबह हम रेस को देखते हैं जो कि कुछ चीज बना रही होती है। वो यहाँ पर कल रात के बारे में सोच रही होती है। ऐसे उसके पास आती है और कहती है कि लगता है तुम काफी ज्यादा थकी हुई हो और शायद तुम कल रात को सो भी नहीं पाए। रेस उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा बिजी है इस टाइम पर। ऐसे ही यहाँ पर रेस के नाखूनों को नोटिस करती है जहाँ पर कि उसने नेल पेंट लगाई होती है। उसके रंगीन नाखून को देखकर उससे उसके बारे में पूछती तो रिस बताती कि वो एक तरह के नेल पेंट्स बना रही है, जिससे कि लड़कियों के नाखून और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ये एक तरह की नेल पेंट है जो कि काम करते टाइम पर भी नहीं निकलती। यहाँ वो एल्सी के हाथों में भी उन नेल पेंट्स को लगाने लगती है, जिस पर एल्सी उसे बताती कि उसके नाखून तो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन यहाँ पर रिस उसे बताती है कि इस नेल पेंट की मदद से तुम्हारे नाखून काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, बट उसके लिए तुम्हें कुछ हेल्थी खाना भी खाना पड़ेगा। अब उसकी बातों को सुनकर एल्सी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम तो जानते हो ना मेरी फैमिली कंडीशन कितनी ज्यादा बेकार है, उन्हें एक टाइम का खाना मिल जाता है वही काफी बड़ी बात है। उसकी हालत के बारे में जानकर रिस नोटिस करती है कि इस कंट्री में वाकई में जो गरीब लोग हैं उनकी हालत बहुत खराब है, इवन कि उनके पास रोजगार भी नहीं है। वैसे वो यहाँ पर एल्सी से कहती है कि तुम अपनी फेवरेट कलर की नेल पेंट ले सकती हो। इसके बाद एल्सी उस जगह में रोने लगती है और कहने लगती है कि ऐसा हमें आज से पहले किसी ने भी ट्रीट नहीं करा होगा। रिस वाकई में काफी अच्छी प्रिंसेस है, इवन कि वो हर मेड को अपनी बहन की तरह ही ट्रीट करती है। यहाँ हम देखते हैं कि समय के साथ साथ वो सारी की सारी लड़कियां नेल पेंट्स को लेकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। यहाँ पर वो नेल्स पेंट बनाना भी सीख रही होती है और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिस दिन रेस यहाँ पर टॉली को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही होती है। वो उसे बताती है कि मैंने एक तरह की नेल पेंट तैयार करी है जो कि लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा फेमस होगी, जिस पर कि टॉली उन सारी मेड्स के नाखूनों में उसी नेल पेंट को देखता है और उसे उसका आइडिया बहुत पसंद आता है। लेकिन वो रेस से कहता है कि तुम और कुछ भी कहना चाहती हो, जिस पर रेस उसे बताती है कि हाँ, मेरे प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ लेडीज के बीच में फेमस ही नहीं होगा, बल्कि इस दौरान काफी ज्यादा बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। हम गरीबों को इस नेल पेंट को बनाने के लिए हायर करेंगे, जिस दौरान उन्हें भी रोजगार मिल जाएगा और इससे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ जाएगी, जिस वजह से उनके ऊपर लगने वाले टैक्सेस भी कम हो जाएंगे काफी हद तक। बट
टॉली उससे कहता है कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, और वैसे भी मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर्स और नोबल से ही फर्क पड़ता है। गरीबों को कैसी भी जिंदगी जीना पड़े उससे उसका क्या लेना देना। रिस को पहले से ही मालूम था कि टॉली इतनी आसानी से उसकी बातों पर नहीं आने वाला है, इसलिए वो अपने पास से एक पर्चा उसे देती है जिसमें कि उसकी बहन की डिसीज की रेसिपी लिखी होती है। और यहाँ वो टॉली को ये भी बताती है कि अगर वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा तो वो उसकी बहन को ठीक करने वाली दवाई दे सकती है उसे। जैसे उसकी अपनी बहन है वैसी काफी ज्यादा गरीब लोग हैं जो कि अपने हर एक दिन बड़ी मुश्किलों से बिता रहे हैं। उसकी बातों पर टॉली को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो यहाँ पर इससे माफी मांगता है कि वो इतना ज्यादा मतलबी बन चुका था कि वो गरीबों के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। लेकिन मुझे अब बिल्कुल समझ में आ चुका है, मेरे व्यापार से बढ़कर किसी के लिए उसकी लाइफ बेहतर बनेगी तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ये बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ। अब भले ही मुझे इसमें प्रॉफिट हो या फिर लॉस। अगले सीन में हम रेस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थकी होती है। तभी उस जगह में उसका बॉडी गार्ड भी आ जाता है ओलिवर के साथ, लेकिन वो दोनों कमरे में नोटिस करते हैं कि रेस तो मौजूद ही नहीं है और ना ही उसकी प्राइवेट सर्वेंट यानी कि एल्सी। तो उसी तब हम थियोडोर को देखते हैं जो कि यहाँ पर एल्सी और उसके सर्वेंट को धन्यवाद कर रहा होता है उसका काम करने के लिए। हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि उन लोगों ने मिलकर रीस को किडनैप कर चुका है। यहाँ पर जब रीस को होश आता है तो यहाँ पे थियोडोर उसके पास आता है और बताता है कि मैंने तुम्हें किडनैप कर चुका है। वैसे वो उसे हर्ट तो नहीं करना चाहता है बट वो अपने भाई से कुछ जरूरी बात करना चाहता है। ये कहते हुए उस जगह से चले जाता है। अब हम यहाँ पे फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर की रीस काफी ज्यादा थकी होती है। उसके पास वहाँ पर एल्सी और उसका सर्वेंट आता है। वो उससे पूछते है कि क्या वो ठीक है, जिस पर की रीस उसे बताती है कि मुझे मालूम पड़ चुका है कि थियोडोर ने तुम्हें मुझे किडनैप करने का ऑर्डर दिया हुआ है क्योंकि वो आर्नल्ड से कुछ जरूरी बात करना चाहता है और आर्नल्ड फालतू में तो उससे मिलने के लिए नहीं आएगा। यहाँ वो ये भी रिवील करती है कि मुझे पता है कि थियोडोर काफी सालों से गरीब लोगों की मदद कर रहा है और उसे उसी काम के लिए और भी ज्यादा फंडिंग चाहिए उसके भाई से। तो वो दोनों की दोनों से माफी मांगते हैं जिस पर की रेस उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग उसे बताते हैं कि थियोडोर बुरा नहीं है, उसने बस तुम्हें किडनैप करने के लिए कहा है, तुम्हें हार्म पहुंचाने के लिए नहीं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे कि हम आर्नल्ड और थियोडोर को देखते हैं जो कि आमने सामने बैठे होते हैं। थियोडोर अपने भाई के साथ बात करने के लिए काफी ज्यादा खुश होता है। उसे मालूम था कि वो रीस को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो अपने भाई के सामने एक शर्त रखता है कि वो अगला राजा मुझे बनने दे और अगर उसने ये काम नहीं करा तो वो इतनी आसानी से रीस को नहीं छोड़ने वाला। थियोडोर नोटिस करता है कि उसका भाई उसे उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, जिसे देखकर थियोडोर सोच रहा होता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी रीस की कोई भी परवाह नहीं है। वेल वो उसके सामने कहता है कि तुम तो रीस के लिए कुछ भी कर सकते हो ना, और जो चीज मैं मांग रहा हूँ वो तो काफी ज्यादा छोटी है। यहाँ आर्नल्ड उससे सिर्फ एक ही सवाल करता है कि उसने रीस को कहाँ छुपा के रखा है, जिस पर कि थियोडोर उसे बताता है कि वो इतनी आसानी से रीस को उसे नहीं लौटाने वाला। पहले वो उसके साथ वादा करे कि फादर के बाद मैं गद्दी में बैठूंगा, जिस पर कि आर्नल्ड उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि रीस को वो चार दीवारें रोक पाएगी। इसके बाद रेस वहाँ पर एंट्री लेती है जिसे देखकर थियोडोर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि तुम उन गार्ड्स को चकमा देकर यहाँ तक कैसे पहुंची, जिस पर रेस बताती है कि उसने कैसे अपने क्लिप से दरवाजा खोल दिया था और उन गार्ड्स के साथ फाइट करी थी। वो यहाँ पे थियोडोर को एक एडवाइस भी देती है कि कभी भी अपने प्रिजनर को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके तो अपनी नजर से दूर। और दूसरी चीज ये कि अपने प्रिजनर को कैद करने से पहले उसकी पूरी जांच कर लेनी चाहिए। वेल इसके बाद वो आर्नल्ड के पास जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ पे कि आर्नल्ड उसे अपना कोट देता है। जिस दौरान थियोडोर अपने भाई के कर्तन में स्कार्स को देखता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर रेस थियोडोर से पूछती है कि मुझे तुमने आखिर क्यों किडनैप करा था, तो थियोडोर बताता है कि वो गद्दी को लेना चाहता है, अपने भाई के बदले वो सप्ताह संभालना चाहता है। जिस पर रेस कहती है कि मुझे नहीं लगता इतनी छोटी सी बात होगी, आखिर तुम सच क्यों नहीं बता देते अपने भाई को कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। वो यहाँ पर आर्नल्ड के सामने रिवील करती है कि थियोडोर गरीब लोगों की मदद करना चाहता है और इवन कि जब उसे अपनी फैमिली से फंडिंग मिलना बंद हो गया उसके बावजूद भी वो चोरी छुप के अपने पैसों से उन्हें फंडिंग भेज रहा था। वो बस उन लोगों की मदद करना चाहता है और शायद इसी वजह से उसे गति भी चाहिए। यहाँ पर रिस की बातों को सुनकर थियोडोर साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने भाई से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने कभी मुझे जिंदगी में एक्सेप्ट ही नहीं करा अपना छोटा भाई होने के नाते, इसलिए वो सप्ताह को अपने पास रखना चाहता है और वो इस जगह
जगह का राजा बनना चाहता है। यहाँ पर आर्नल्ड उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना मेरी बीवी से दूर रहना, ये जानते हुए भी तुमने उसे किडनैप करने की कोशिश भी कैसे करी। आर्नल्ड का मूड बिगड़ता हुआ देखकर रिस यहाँ पे आर्नल्ड को समझाने की कोशिश करती कि उसका भाई बस उससे बातें करना चाहता है, जिस पर कि आर्नल्ड यहाँ पर रिस को चुप रहने के लिए कहता है। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर थियोडोर भागते हुए उस जगह से चले जाता है। उसके जाने के बाद आर्नल्ड रिस से कहता है कि मैंने तुमसे भी ये बात कही थी कि तुम उससे दूर रहना, आखिर तुम दोनों, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाहते हो। रिस उससे कहती कि यहाँ पे समझ तो मुझे नहीं आ रहा कि तुम्हें आखिर मेरी परवाह क्यों है। लास्ट पार्ट तो तुमने ही कहा था ना कि जब तुम्हारा मतलब निकल जाएगा तो तुम मुझे मार दोगे, इससे अच्छा तो मैं थियोडोर के हाथों ही मर जाऊं। आखिर तुम्हें मेरी परवाह कब से होने लगी। इवन कि तुम अपने भाई से भी बात नहीं करना चाहते हो, उसके साथ थोड़ी देर ये बिना जाने हुए कि आखिर उसके दिल में है क्या। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्नल्ड उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा होता है। इवन वो उससे देखकर कहता है कि वो वाकई में काफी ज्यादा क्यूट है। इसके बाद वो यहाँ पर रिस से कहता है कि वो गुस्से में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो सिर्फ इसलिए रिस को थियोडोर से अलग रख रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसकी भाई की बातों पर फंस जाए और मुझे अपने भाई से बिल्कुल भी बात नहीं करनी। और ये कहते हैं वो उस जगह से चले जाता है, उसे वार्निंग देते हुए कि वो थियोडोर से ना ही मिले तो अच्छा रहेगा। रिस जो कि अब काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, वो यहाँ पे थियोडोर से अपने सारे सवालों का जवाब लेना चाहती थी, इसलिए वो आर्नल्ड की वार्निंग के ऊपर ध्यान ना देते हुए उससे मिलने के लिए चले जाती है। जहाँ दूसरी तरफ हम थियोडोर को देखते हैं जो कि अपने पास को याद कर रहा होता है। वार के दौरान वो एक बंदे की मदद कर रहा था उसका इलाज करने में, तभी अचानक से उस जगह में कुछ सोल्जर्स आकर उन दोनों को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, जिस पर कि थियोडोर अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस बंदे को बचाने के लिए खुद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि आर्नल्ड बीच में आकर उन लोगों को मार देता है और अपने भाई को बचा लेता है। वो अपने भाई से ये भी कहता है कि उसे इन लोगों के ऊपर अपनी जिंदगी दांव पे लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कितने बार समझाया है कि तुम अपनी जिंदगी को क्यों नहीं जीते, तुम्हें इन लोगों की इतनी परवाह क्यों है। यहाँ जब इस सारी चीजों के बारे में थियोडोर सोच ही रहा होता है, उस जगह में रिस भी पहुंच जाती है, जिसे देखकर थियोडोर उससे कहता है कि उसे उससे कोई भी भाषण नहीं सुनना। तुम पक्का मुझे यहाँ पे लेक्चर देने आई होगी कि मैं प्रिजनर को कैसे रखूँ अगले बार से, बट मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी, क्योंकि अगर आर्नल्ड को इस बारे में पता चलेगा तो वो हम दोनों के ऊपर ही गुस्सा करेगा। रिस उससे कहती कि उसे उससे बात करनी है। अगर आर्नल्ड तुम्हारी मदद नहीं करता तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम बस मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते हो। जिस पे कि थियोडोर से कहता है कम से कम तुमने मेरी बातों को समझा तो सही, मिलने बस इतना ही काफी है। मुझे लगता है कि शायद मेरा जिंदगी में रहने का कोई भी मकसद नहीं बचा हुआ है, क्योंकि जिन लोगों को मैं बचाना चाहता हूँ उन्हें मैं ना चाहते हुए भी अब नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि उसके पास फंडिंग के लिए थोड़े से भी पैसे नहीं बचे और ना ही उसका भाई उसकी बात सुनने वाला है। इसके बाद वो बालकनी से नीचे गिरकर सुसाइड करने लगता है, ये कहते हुए कि उसका इस जिंदगी में रहने का कोई भी मकसद नहीं बचा, क्योंकि उसका भाई भी उसके ऊपर यकीन नहीं करता। रिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर खुद भी काफी ज्यादा कमजोर था और वो इस जगह में बेहोश होने लगती है, उसे चक्कर आ रहे होते हैं। तो उसी तरफ हम थियोडोर को देखते हैं जो कि गिरने वाला ही था। इससे पहले आर्नल्ड आकर उसे बचा लेता है, वो उसे ऊपर खींचता है और उसके बाद वो उसे काफी खींच के थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न करा था और अब भी कह रहा हूँ कि तुम्हें किसी और के लिए अपनी जान को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। उसकी बातों पर थियोडोर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि कम से कम तुम्हें मेरी जान की परवाह तो है, मैं वाकई में तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। दूसरी तरफ यहाँ पर रिस उनकी बातों को सुनकर बेहोश हो जाती है, बट वो खुश थी कि कम से कम आर्नल्ड अपने भाई की चिंता तो करता है। इसके बाद आर्नल्ड रिस के पास आता है और उसे उठाकर उस जगह से ले जाने लगता है, थियोडोर से ये कहते हुए कि अब तैयार हो, लीडरशिप की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ, उम्मीद है कि तुम मुझे नाराज नहीं करोगे। जिसकी बातों पर थियोडोर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। अगली सुबह हम रिस को देखते हैं, जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पास आर्नल्ड को देखती है जो कि पूरी रात पर नहीं सोया था, इवन की बस वो उसी का ख्याल रख रहा था। यहाँ आर्नल्ड उसे थियोडोर का एक लेटर देता है जो कि स्पेशली थियोडोर ने सिर्फ और सिर्फ रिस के लिए लिखा हुआ था। उस लेटर को पढ़ने के बाद रिस को मालूम पड़ जाता है कि आर्नल्ड ने लीडरशिप थियोडोर के हाथों में सौंप चुकी है। थियोडोर यहाँ पर रिस का शुक्रिया अदा भी करता है और ये भी कहता है कि शायद अगर तुम नहीं होती तो उन दोनों भाई के बीच में उन दोनों के रिश्ते कभी नहीं संभल पाते, और जैसा रिस चाहती थी वैसा ही मैं कर रहा हूँ। इसके बाद वो उसे मीटिंग के लिए भी बुलाता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद रिस को काफी ज्यादा खुशी होती है।
आर्नल्ड उसे खुश देखकर उससे कहता है कि वैसे कल मैंने तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ा था, यानी कि तुम्हें टच करने का। अगर तुम इसके बदले मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो तुम मांग सकती हो। रिस को पास्ट वाला किस याद आता है और वो यहाँ पर शर्माने लगती है और कहती है कि उसे और कुछ नहीं चाहिए। अगले सीन में हम रिस को देखते हैं जो कि थियोडोर से मिलने के लिए आई होती है, जहाँ पर कि थियोडोर रिस का एक बार फिर से थैंक्स करता है और कहता है कि जैसा तुमने कहा था मैंने कुछ लोगों को हायर कर चुका है, करीब लोगों में से, जो कि तुम्हारे प्रोटेक्ट को बनाने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। इस दौरान उनको रोजगार भी मिल जाएगा। और वो यहाँ पे रिस को ये भी बताता है कि आर्नल्ड ने उसे लीडरशिप संभालने की जिम्मेदारी भी दे चुकी है। वेल, इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर ही एंड होता है। पार्ट 2 के लिए मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना।